हर घर ने ठाना है कोरोना को भगाना है। आइए प्रतिभा दिवस मनाएं और शुरुआत करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के साथ। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़। ये शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने की आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आज तो योग पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी कह सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार सूर्य के दक्षिणायन का समय आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने में बहुत लाभदायक माना जाता है। यही कारण है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोविड-19 की मद्देनजर इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही मनाया जाएगा। बी विद योगा, बी एट होम। योग के साथ रहें, घर पर रहें। हिमाचल प्रदेश के समस्त विद्यालयों में हर घर ने ठाना है कोरोना को भगाना है, इस स्लोगन के साथ योग को अपनी जीवन शैली का आधार बना लिया है। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। ये मन और शरीर की एकाग्रता, एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करता है। योग पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित है। ये कोई एक्सरसाइज या व्यायाम का प्रकार नहीं है, बल्कि ये जीवन शैली है जिसे जीवन में उतारना अनिवार्य हो गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना काल में योग की अहमियत और भी बढ़ गई है। योग के माध्यम से न केवल शरीर के अंगों बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा में संतुलन बनाया जाता है। यही कारण है कि योग से शारीरिक व्याधियों के अलावा मानसिक समस्याओं से भी निजात पाई जा सकती है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के 8 सूत्र बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आइए जानते हैं योगासन क्या है। योगासन से तात्पर्य शरीर की उस स्थिति से है जिसमें हम अपने शरीर और मन को शांत, स्थिर और सुख से रख सकें। स्थिर सुखमासनम, सुखपूर्वक बिना कष्ट के एक ही स्थिति में अधिक से अधिक समय तक रहने की क्षमता को आसन कहते हैं। योग करने से अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया, पाचन विकार इत्यादि अनेक बीमारियों में राहत मिलती है। इसके अलावा योग के बहुत सारे लाभ हैं। शरीर के लचीलेपन तथा मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाना, जोड़ों को टूटने से बचाना, हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत रखना, रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा करना, प्रतिरक्षा शक्ति और रक्त प्रवाह को बढ़ाना, हृदय गति को नियमित रखना, ब्लड प्रेशर को कम करना, लाल रक्त कोशिकाओं में वृद्धि करना। योगासनों के चित्र सहित चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले जानते हैं योगासन के कुछ नियम, ताकि हम योगासनों का पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाएं। योग शौच आदि से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। जो लोग पहली बार योगासन कर रहे हों, उन्हें किसी योग के गुरु के निर्देशन में हल्के योग से शुरू करना चाहिए। योगासन सुबह खाली पेट या शाम को खाने के करीब 3-4 घंटे बाद करना चाहिए। योग की शुरुआत हमेशा ताड़ासन से ही करें और अंत में शवासन जरूर करें। इससे तन और मन को शांति मिलती है। यदि आप बीमार हैं तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। योग करने के लिए आरामदायक कपड़े पहनें। योग के दौरान प्यास लगने पर साधारण या हल्का गुनगुना पानी पिएं। ठंडा पानी बिल्कुल न पिएं। योग करने का स्थान शांत और स्वच्छ होना चाहिए। आसन करने से पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करें। इससे आपका वार्म अप हो जाएगा। और आसन सही क्रम से ही करें। सबसे पहले खड़े होकर करने वाले आसन, फिर बैठकर,
फिर पेट के बल लेटकर और फिर अंत में पीठ के बल लेटकर आसन करें। तत्पश्चात ही प्राणायाम करें। सर्वप्रथम सूर्य प्राणायाम आसन से प्रारंभ करें। इससे बॉडी की कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाती है। पैरों में 2 इंच का गैप छोड़ते हुए सीधे खड़े हो जाएं। गहरी सांस भरें और छोड़ें। दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में ले आएं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ मोड़ें और आप सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकें। हाथों को जमीन से लगाने की कोशिश करें। सांस लेते हुए एक टांग को पीछे ले जाएं और सांस छोड़ते हुए दूसरी टांग को भी पीछे ले जाएं और शरीर को ऊपर उठाएं। अब सांस लेते हुए नीज, चेस्ट, हैंड्स और चिन को जमीन पर लगाएं। इनहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी को अपने हाथों पर ऊपर उठाएं। एक्सहेल करते हुए हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएं। फिर से इनहेल करते हुए अब दूसरी टांग को आगे लाएं। अब एक्सहेल करते हुए दोनों टांगों को ऊपर उठाएं, हाथों को जमीन से लगाएं और इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की तरफ, कमर के पीछे। एक्सहेल करते हुए वापस प्रणाम की मुद्रा में आएं। After learning it properly, let's practice it together. ताड़ासन। इसमें पंजों पर बैलेंस बनाते हुए शरीर को ऊपर की तरफ खींच कर रखा जाता है। इससे शारीरिक और मानसिक संतुलन विकसित होता है। रीढ़ की हड्डी में खिंचाव आता है। साइटिका और फ्लैट फीट की परेशानी में मदद मिलती है। त्रिकोणासन। इसमें बॉडी का आकार ट्रायंगल की तरह हो जाता है। ये मोटापे को कम करता है, बच्चों में हाइट बढ़ाता है, पीठ दर्द की समस्या का निदान करता है और एनर्जी देता है। यदि गंभीर पीठ दर्द, गर्दन दर्द, माइग्रेन, डायरिया, उच्च रक्तचाप इत्यादि की समस्या हो तो त्रिकोणासन ना करें। घुटने में चोट लगी हो तब भी इसे ना करें। अब कुछ बैठकर किए जाने वाले आसन। पश्चिमोत्तानासन। इस आसन में बैठकर पैरों को सीधा रखा जाता है, हाथों से पैरों को पकड़ा जाता है और सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास किया जाता है। इस आसन से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मोटापा घटता है, शरीर फुर्तीला बनता है और गुर्दे की पथरी ठीक हो जाती है। रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या होने पर या फिर झटका देके इस आसन को ना करें। वज्रासन। इस आसन में पैरों पर बैठकर दोनों हाथों की हथेलियों को सीधा जमीन से लगाया जाता है और सिर को जमीन से लगाने का प्रयास किया जाता है। वज्रासन पाचन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। इसे खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इसके अभ्यास के दौरान पीठ तनी रहती है। इससे पीठ के निचले हिस्से की समस्या और साइटिका की समस्या में राहत मिलती है। जोड़ों में दर्द, एड़ी में दर्द या फिर कमर दर्द वालों को वज्रासन नहीं करना चाहिए। गोमुखासन। ये मूल रूप से दोनों हाथ, कमर और मेरुदंड का व्यायाम होता है। इससे शरीर सुंदर बनता है और ये रीढ़ की हड्डी, बाहों और लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल होता है। जिन्हें कंधों, गर्दन, हिप्स और घुटनों में तकलीफ हो वो गोमुखासन ना करें। पेट के बल लेट के करने वाले आसन। धनुरासन। इससे पाचन प्रणाली मजबूत होती है, रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है, मोटापा कम होता है, पैर और कंधों के स्नायु मजबूत होते हैं। हर्निया, अल्सर, उच्च रक्तचाप, गर्दन में चोट, पेट का ऑपरेशन, सिर दर्द, माइग्रेन और आंत की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन को नहीं करना चाहिए। भुजंगासन। इस आसन में शरीर की मुद्रा सर्प की तरह होती है, इसीलिए इसे भुजंगासन कहा जाता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से कमर की परेशानियां दूर हो जाती हैं, मेरुदंड के लिए लाभकारी होता है, मोटापा घटता है, पुरानी खांसी, दमा, गला खराब ठीक हो जाता है। शलभासन। इसमें पेट के बल लेटकर दोनों टांगों को सीधा ऊपर की तरफ उठाया जाता है। इस आसन से साइटिका में लाभ मिलता है,
रीढ़ की हड्डी, कटी प्रदेश, कमर, पैर, गर्दन, कंधों को मजबूती प्राप्त होती है। डाइजेशन में सुधार होता है और मोटापा कम होता है। अल्सर, हर्निया, आंत की बीमारी और हृदय रोग वालों को ये आसन नहीं करना चाहिए। पीठ के बल लेटकर करने वाले आसन। हलासन। इस आसन में शरीर का आकार हल जैसा हो जाता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से ऊर्जा का संचार होता है, रक्त संचार बढ़ता है, गर्दन और गले की दर्द ठीक हो जाती है। रीढ़ या गले में कोई गंभीर रोग होने पर ये आसन ना करें। चक्रासन। इस आसन में शरीर की आकृति चक्र के समान हो जाती है। रक्त का प्रवाह तेज होता है, यौगिक चक्र जागृत हो जाता है। लकवा, मोटापा, स्वप्न दोष की समस्या से मुक्ति मिलती है। हार्ट पेशेंट्स, हाई ब्लड प्रेशर और किसी तरह के ऑपरेशन वाले लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। सर्वांगासन यानी संपूर्ण शरीर का व्यायाम। इससे थायराइड एक्टिव होता है, शरीर मजबूत और लचीला बनता है, मस्तिष्क को अधिक रक्त पहुंचता है और दिल की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। पाचन क्रिया में भी सहायक है। गर्भावस्था, माहवारी, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, ग्लूकोमा, स्लिप डिस्क, स्पोंडिलोसिस, गर्दन में दर्द या गंभीर थायराइड की समस्या होने पर सर्वांगासन ना करें। योगासनों के अभ्यास के उपरांत आइए सीखते हैं कुछ प्राणायाम। प्राण का अर्थ है ऊर्जा अथवा जीवन शक्ति और आयाम का तात्पर्य है उस ऊर्जा को नियंत्रित करना। अतः प्राणायाम का तात्पर्य ऐसी क्रिया से है जिसके द्वारा प्राण ऊर्जा का प्रसार किया जाता है और उसे नियंत्रण में भी रखा जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले सुखपूर्वक आसन ले लेंगे। उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम सुखासन होता है कि सिंपल ऐसे बैठना, और पद्मासन अलग सके तो वो बड़ी अच्छी बात होगी। अर्ध पद्मासन इस प्रकार से और पूर्ण पद्मासन इस प्रकार से। तो अगर पूर्ण पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो अर्ध पद्मासन जो लगा सकते हैं, नहीं तो सिंपल पालथी मार के सुखासन में भी बैठ सकते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम प्राणायाम शुरू करने से पहले हमें ओम का उच्चारण 3 बार करना है और बिल्कुल हमें ज्ञान मुद्रा इस प्रकार से रख के कमर सीधी होनी चाहिए। और जब हम उच्चारण करने से पहले एक बार हम श्वास अंदर भरेंगे, जब हम छोड़ेंगे तो धीरे से हम ओम का उच्चारण करते हुए छोड़ेंगे। इस प्रकार से श्वास लेते वक्त पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे से श्वास छोड़ेंगे। इससे हमारा मन स्थिर, शांत और हम प्राणायाम के लिए एक तरह से तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी भस्त्रिका प्राणायाम। ये प्राणायाम जो है ये हमारे लंग्स के लिए, हमारे लंग्स के मतलब जितने भी कंडीशन है उन सबके लिए बड़ा ही अच्छा माना गया है। हमारी जितनी भी चेस्ट इन्फेक्शन है उनको क्लियर करता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बाहर निकालता है। इसके लिए हम सबसे पहले अपने जब श्वास लेते हैं तो हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हैं इस प्रकार से, और जब श्वास छोड़ते हैं तो नीचे को इस प्रकार से करते हैं, थोड़ा सा जोर लगाते हैं। जितना तेजी से कर सकते हैं उतना तेजी से करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो शुरुआती में जब जो बिगिनर्स हैं वो आराम से कर सकते हैं इस प्रकार से। फेफड़ों में आराम से पूरी ऑक्सीजन भरनी है और बाहर को निकालनी है। इस प्रकार से भस्त्रिका किया जाता है। हमारा कपालभाति प्राणायाम ये भी हमारे फेफड़ों को तो स्ट्रेंथ देता ही देता है, उनको ताकतवर बनाता है, साथ में पेट की समस्याओं को भी दूर करता है। तो इसके लिए भी इस प्रकार बैठेंगे, सांस भरेंगे एक बार, उसके बाद उसको छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। आपके जो शोल्डर्स हैं, कंधे हैं, वो साथ में उठने नहीं चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए अपने हाथ के अंगूठे से अपने एक तरफ की नासिका दबाएं और दूसरी तरफ से गहरा लंबा सांस भरें। कुछ समय तक रोकें और फिर दूसरी तरफ से उंगलियों की मदद से
उस सांस को छोड़ दें। जहां से सांस छोड़ा है अब वहीं से दोबारा सांस भरें। कुछ समय के लिए रुकें और अंगूठे से दबा दें और दूसरी तरफ से सांस छोड़ दें। जहां से सांस छोड़ी है वहीं से लंबी गहरी सांस भरें, रोकें और दूसरी तरफ से छोड़ दें। इस प्रक्रिया को 5 मिनट से शुरू करके 15 मिनट तक दोहराएं। भ्रामरी एक हमिंग बी की तरह आवाज निकालनी होती है। जैसे जो हमारी मधुमक्खी है या कोई भी बी है तो वो एक आवाज निकालती है, उस प्रकार की आवाज जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। और इसके लिए भी हमें सबसे पहले श्वास अंदर लेना है और आंखों को और कानों को बंद करना है। जब हम आंखों को इस प्रकार से बंद करते हैं और अंगूठे से कानों को बंद करते हैं तो जो हम आवाज प्रोड्यूस करते हैं, म का उच्चारण करते हैं, वो गूंजता है, उसकी गूंजने की आवाज आती है। तो इस प्रकार से कई लोग बस आंखों को कवर करना है, कई लोग जो है उसमें ऐसे बोलते हैं कि एक फिंगर जो है ऊपर रखनी है, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं और दोनों ही तरीके जो है वो उचित हैं। कानों को इस प्रकार से बंद करना है, श्वास भरेंगे, कानों को बंद करेंगे, इस प्रकार से भ्रामरी की जाती है। ध्यान मन को किसी बिंदु, व्यक्ति या वस्तु पर एकाग्र करना और उसमें लीन हो जाना ध्यान है। योगाभ्यास के अंत में शवासन अवश्य करें। शवासन से तनाव घटता है, थकावट दूर होती है, मांसपेशियों को आराम मिलता है और मनोवैज्ञानिक विकार दूर होते हैं। आइए योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, क्योंकि हर घर ने ठाना है कोरोना को भगाना है।